जय हिंद दोस्तों, हेलो डे मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना परवेज इकबाल। दोस्तों, आज मैं मध्य प्रदेश के दो मामलों से अपनी बात की शुरुआत करूंगा। पहला मामला मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा की पत्नी प्रोफेसर स्तुति मिश्रा से जुड़ा हुआ है। हुआ कुछ यूं कि प्रोफेसर स्तुति मिश्रा ने अपने ट्विटर पर एक दवाई विक्रेता के व्यवहार की तारीफ कर दी। इत्तेफाक से वो दवाई वाला मुस्लिम था। बस फिर क्या था, उनके पति वी.डी. शर्मा की विचारधारा के समर्थकों को यह बात हजम नहीं हुई और उन्होंने इस बात पर प्रोफेसर स्तुति मिश्रा को इतना ट्रोल किया कि उन्हें अपना ट्विटर अकाउंट ही डीएक्टिवेट करना पड़ा। और दूसरा मामला इंदौर से जुड़ा हुआ है। यहां मीडिया से जुड़े पंडित विजय भट्ट ने सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश देने की नियत से पठान का रोजा पंडित की इफ्तारी नाम से एक इफ्तार पार्टी की घोषणा की। घोषणा होते ही समाज में सांप्रदायिक नफरत घोलने वाले संगठन सक्रिय हो गए और पंडित विजय भट्ट पर इतना दबाव बनाया कि उन्हें अपना कार्यक्रम ही निरस्त करना पड़ा। ये दो मामले तो सिर्फ बानगी मात्र हैं। आज सारे देश में अफरा तफरी का माहौल है। सांप्रदायिक शक्तियां एक बार फिर राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़े संस्कृति की आड़ में बर्बरता का नंगा नाच नाच रही हैं। मुंशी प्रेमचंद कहते थे कि सांप्रदायिकता सदैव संस्कृति की दुहाई दिया करती है, उसे अपने असली रूप में निकलते शायद शर्म आती है और इसीलिए वो संस्कृति का खोल ओढ़कर बाहर निकलती है। और यही वजह है कि संस्कृति और राष्ट्रवाद का ढोंग रचकर सांप्रदायिकता फैलाने वालों से आज अल्पसंख्यक ही नहीं, इस देश का हर धर्मनिरपेक्ष सच्चा हिंदू भी परेशान है। कट्टरपंथी संगठन दुर्योधन की तरह एक बार फिर भारत माता के धर्मनिरपेक्ष चोले का चीरहरण कर रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी संगठनों को अपनी ताकत मानने वाले सत्ता सिंहासन पर बैठे लोग धृतराष्ट्र की तरह अंधे होकर इसे अपनी राजनीतिक कामयाबी मानकर अट्टहास कर रहे हैं। तो विपक्ष हमेशा की तरह संजय बनकर सरकार रूपी धृतराष्ट्र के सामने सिर्फ विलाप कर रहा है। पुलिस दरबारियों की तरह तमाशबीन बनी है और अदालतें भीष्म पितामह की तरह अन्याय होते देखकर कसमसा रही हैं। यह आज के दौर की महाभारत है, कलयुग की महाभारत, जिसे नाम भले ही धर्म का दिया जा रहा हो, लेकिन यह सारा खेल सिर्फ और सिर्फ नफरत का खेल है। और नफरत के इस खेल में अच्छे बुरे का फर्क भी मिटा दिया गया है। गलत को गलत कहने में तो कोई बुराई कभी थी ही नहीं, लेकिन नफरत के चलते अच्छे को अच्छा कहना भी अब जुर्म हो गया है। समाज में नफरत की आग लगाने वाले अपने सरकारी संरक्षण और मीडिया के महिमा मंडन से इतने ताकतवर हो गए हैं कि अब नफरत की आग बुझाने की कोशिश करने वाले अपने ही धर्म के लोगों को धमका रहे हैं। और इन्हें या इनकी हरकतों पर मौन समर्थन करने वाली सरकार को इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि सांप्रदायिक माहौल से दुनिया में भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि तार तार हो रही है, जबकि भारत के कई बुद्धिजीवी, पत्रकार, रिटायर्ड अधिकारी, सेना के शीर्ष अफसर इन घटनाओं से भारत को होने वाले नुकसान के प्रति सरकार को आगाह कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया सहित कई मंचों से भारत सरकार पर सवाल उठाए जा चुके हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में नाराजगी जता चुकी है, लेकिन मजाल है कि सरकार के कान पर कोई जूं तक रेंग जाए। हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सरकार को चेताया है कि देश के दंगे फसाद और अल्पसंख्यक विरोधी छवि बनने से देश के अन्य देश, दुनिया के अन्य देश भारत को अस्थिर देश की तरह देखेंगे, जिससे भारत पर निवेशकों का विश्वास घटेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है। कुछ इसी तरह की बात बायोकॉन की एक्स चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह ने भी कही। किरण ने कहा कि सांप्रदायिक भेदभाव हमारे आर्थिक विकास में बाधक है और यह हमारे देश को तबाह कर देगा। हाल ही में देश के 13 विपक्षी दलों ने भी संयुक्त पत्र लिखकर देश के मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। सोनिया गांधी, शरद पवार, ममता बनर्जी, शिवसेना, आरजेडी, डीएमके, आप और ऐसी कई अन्य विपक्षी दलों ने कहा कि देश में भाषा, खान पान, पहनावे, धार्मिक विश्वास, आस्था और त्योहार के नाम पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है और प्रधानमंत्री चुप हैं। जो लोग हेट स्पीच दे रहे हैं उन्हें सरकार का समर्थन है और विपक्षी क्या, मौजूदा हालात में तो अब खुद भाजपा के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। कर्नाटक के पूर्व भाजपाई मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि हिंदू संगठन ऐसी हरकतें ना करें और मुसलमानों को शांति और सम्मान से जीने दें। पिछले दिनों कर्नाटक के मंदिर परिसर से मुस्लिम दुकानदारों को हटाने पर कर्नाटक के ही भाजपा विधायक अनिल बेनाके भी अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अनिल कहते हैं कि संविधान के तहत सबको व्यापार करने का हक है और किसको कहां से क्या खरीदी करनी है ये लोगों पर ही छोड़ देना चाहिए।
कर्नाटक से एक और भाजपा के विधायक एच विश्वनाथ ने भी कट्टरपंथियों की हरकत और बढ़ती हुई सांप्रदायिकता के खिलाफ सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। विश्वनाथ ने कहा कि धार्मिक कट्टरता पागलपन है, कोई भी भगवान या धर्म हमें नफरत करना नहीं सिखाता। इसी वर्ष जनवरी 2022 में सेना के 5 सशस्त्र बलों के रिटायर्ड प्रमुखों ने और 100 से ज्यादा रिटायर्ड पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों सहित कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हेट स्पीच के बढ़ते मामलों पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। धर्म संसद में सेना और पुलिस से भी नरसंहार में शामिल होने के आह्वान की निंदा करते हुए पत्र में कहा गया कि यह नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ भाषण थे। जब से मौजूदा सरकार सत्ता में आई है, सिलसिलेवार हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जहां भीड़ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, उनकी दुकानों और उनके मकानों, उनके धर्मस्थलों को निशाना बना रही हैं। हम धर्म के नाम पर इस तरह के ध्रुवीकरण की निंदा करते हैं और देश के मौजूदा हालात कितने भयावह होते जा रहे हैं, इस बात का अंदाजा खुद मोदी सरकार द्वारा लोकसभा में दिए गए आंकड़ों से लगाया जा सकता है। पिछले माह मार्च 2022 में ही कांग्रेस सांसद शशि थरूर और भाजपा सांसद चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में जानकारी दी थी कि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक देश में 2,76,273 दंगे हो चुके हैं, यानी औसत प्रतिदिन देश में 150 दंगे हुए। और हां, ये आंकड़े सिर्फ 2020 तक के हैं। पिछले 2 सालों में इस तरह के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वो संख्या इनमें शामिल नहीं है। और एक बात, इन मामलों में दलित उत्पीड़न के मामले भी शामिल नहीं है। सांसद दानिश अली के सवाल का जवाब देते हुए मोदी सरकार के गृह राज्य मंत्री बताते हैं कि वर्ष 2016 से वर्ष 2020 तक दलित उत्पीड़न के 1,61,117 मामले दर्ज किए गए। यानी अगर इस मान से देखा जाए तो देश में प्रतिदिन अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, दलितों के विरुद्ध दंगों और दलित उत्पीड़न की लगभग 250 घटनाएं प्रतिदिन होती हैं। क्या ये आंकड़े सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार के दावे की पोल खोलने के लिए काफी नहीं है? शायद यही वजह है कि भारत में बढ़ते कट्टर हिंदुत्ववाद पर विदेशी संस्थाएं और मीडिया भी समय समय पर उंगलियां उठाते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की प्रसिद्ध संस्था इंडिपेंडेंट तो भारत सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी तक करार दे चुकी है। लंदन की प्रसिद्ध वीकली मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने तो भोपाल से मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी प्रज्ञा ठाकुर को चुनाव में उतारने और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मुस्लिम शरणार्थियों को दीमक कहने की कड़े शब्दों में न सिर्फ निंदा की, बल्कि भारत के 175 मिलियन मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बताते हुए सत्ता में काबिज बीजेपी को लोकतंत्र के लिए खतरा तक बता दिया। दुनिया भर में विश्वसनीय समझे जाने वाला चैनल अल जजीरा तो भारत में बढ़ती हेट स्पीच पर अंतरराष्ट्रीय बहस तक करवा चुका है। कनाडा के सीबीसी चैनल पर भारत में बढ़ते हिंदुवाद पर बोलने वाले 18 शिक्षकों को हिंदूवादी समर्थकों द्वारा ट्रोल करने और उन्हें धमकाने का मामला भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोर चुका है। कैनेडियन एंटी हेट नेटवर्क के शोधकर्ता रहे स्टीवन झो भी ये बोल चुके हैं कि हिंदुत्व की विचारधारा ने भारत में मुसलमानों और ईसाइयों जैसे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भेदभाव और सांप्रदायिक हिंसा को जन्म दिया है। अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन वाच ऑर्गेनाइजेशन ने भी हिंदुत्ववाद को धार्मिक और जाति हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिका के प्रख्यात अकादमिक और भाषाविद नॉम चोमस्की तो भारत में ही आयोजित एक कार्यक्रम में बोल चुके हैं कि भारत में इस्लामोफोबिया खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। मोदी सरकार भारत में लोकतंत्र को खत्म कर हिंदू राष्ट्र में तब्दील कर रही है। जेनोसाइड वॉच नाम की जो संस्था है, उसके फाउंडर ग्रेगरी स्टैंड ने तो अमेरिका सांसद की ब्रीफिंग में भारत में अल्पसंख्यकों के नरसंहार तक की आशंका जता दी है। जेनोसाइड वॉच के ग्रेगरी की रिपोर्ट इसलिए भी मायने रखती है कि वर्ष 1990 में ग्रेगरी अपने रिसर्च के आधार पर रवांडा नरसंहार और म्यांमार नरसंहार पर इसी तरह की आशंका जता चुके थे, जो बाद में सही साबित हुई थी। हाल ही में हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगों पर 18 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अमेरिका से भी भारत में मानव अधिकारों को लेकर आवाज उठ चुकी है, जिसे भारत ने अनसुना कर दिया।
सिर्फ विदेशी नहीं, हमारे अपने देश में सांप्रदायिक नफरत या हिंसा फैलाने वालों को संरक्षण देने के बढ़ते चलन पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस फली नरीमन भी सार्वजनिक चिंता जाहिर कर चुके हैं। हाल ही में जहांगीरपुरी में चल रही तोड़फोड़ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे दिए जाने के बावजूद तोड़फोड़ का नहीं रोका जाना यह बताता है कि सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट की भी कोई खास परवाह नहीं है। हालांकि कोर्ट इस बात पर नाराजगी जता चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सरकार को कितनी परवाह है इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के 42 मंत्रालय पर कोर्ट की अवमानना यानी देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले अमल में न लाने के 2000 मामले लंबित पड़े हैं। पिछले दिनों ही एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा ये टिप्पणी कर चुके हैं कि देश में कानून नहीं बचा है। यदि हमारा आदेश नहीं मानना है तो सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देते हैं। इस देश में काम करना मुश्किल है, ऐसे में यह देश छोड़ना ही बेहतर है। जिस देश के हालात पर सबसे बड़ी अदालत के जज इतने व्यथित हों, उस देश की जनता, खासतौर पर जिस तबके को षड्यंत्र पूर्वक निशाना बनाया जा रहा हो, उसकी व्यथा क्या होगी यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। देश के मौजूदा हालात पर मुझे अपनी ही कुछ पंक्तियां याद आती हैं कि सुन ले ध्यान से ए सरफरे सुल्तान, करते हैं नसीहत तुझको ये पुराने तख्त नशी। सुन ले ध्यान से सरफरे सुल्तान, करते हैं नसीहत तुझको ये पुराने तख्त नशी। हसद परिंदे से रखकर अर्श छूने का ख्वाब देखने वाले, कहीं सरक ना जाए तेरे पांव से जमीन। बहरहाल ये थी देश के मौजूदा हालात पर मेरे दिल की बात पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।